नया वीडियो एक नए टॉपिक के साथ आए हैं आपके साथ। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी का यानी भारतीय संविधान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो राष्ट्रपति है, हमारी संघ की कार्यपालिका का प्रमुख जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। जो वास्तविक प्रधान होता है वो है हमारे देश में प्रधानमंत्री, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जो प्रमुख होता है हमारे देश का वो होता है राष्ट्रपति। तो आज हम लोग राष्ट्रपति टॉपिक को समझेंगे। तो राष्ट्रपति जो होता है हमारे देश का प्रथम नागरिक है। राष्ट्रपति हमारे देश का प्रथम नागरिक है। राष्ट्रपति पद का जो प्रावधान है वो किसमें किया गया है? हमारे अनुच्छेद 52 में। 52 से लेकर 78 तक संघ की कार्यपालिका अर्थात राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, है ना, मंत्री परिषद और महान्यायवादी, इन सब का उल्लेख है। लेकिन अनुच्छेद 52 में किसका उल्लेख है? राष्ट्रपति का, कि भारत का एक संवैधानिक प्रमुख होगा जिसका प्रधान राष्ट्रपति होगा। लेकिन वास्तविक प्रधान होता है प्रधानमंत्री, लेकिन संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। ये क्या होगा? भारत का प्रथम नागरिक भी है। अब देखो आगे चलते हैं तो राष्ट्रपति की कार्य एवं शक्तियां देखेंगे कि क्या क्या कार्य शक्तियां होती हैं इनकी। तो राष्ट्रपति की कार्य एवं शक्तियों के बारे में अनुच्छेद 53 में कहा गया। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति के बताया गया है कि राष्ट्रपति के पास किन किन विषयों में कौन कौन सी शक्तियां होंगी, क्योंकि वैसे तो अधिकतर जो काम होते हैं वो कौन करता है? हमारे देश में प्रधानमंत्री करता है, लेकिन फिर भी कुछ जो शक्तियां हैं वो हमने किसको दे रखी हैं? राष्ट्रपति को दे रखी हैं। वो शक्तियां विभिन्न प्रकार की हैं, विधायी भी हैं, कार्यपालिका शक्तियां भी हैं और वित्तीय शक्तियां भी हैं। जैसे कार्यपालक शक्तियों में जैसे संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का चुनाव हो या चुनाव आयोग के अध्यक्ष का चुनाव हो, सदस्यों का चुनाव हो, इनका चुनाव करना, वित्त आयोग के अध्यक्ष का चुनाव करना, महान्यायवादी की नियुक्ति करना, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करना, है ना, इन सब लोगों की नियुक्ति करना, इन सब लोगों के लिए कामकाज बनाना, इनके पद एवं योग्यताएं बनाना, इन सब का काम कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो ये होगी राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति। ये क्या हो गई? राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति। अब आता है विधायी शक्तियां में। तो विधायी शक्तियों में कौन कौन सी शक्तियां आएंगी? विधायी शक्तियों में ऐसी शक्तियां आ जाएंगी जैसे संसद का सत्र आहूत करना, सत्रावसान करना, है ना, अध्यादेश जारी करना। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति क्या है? संसद का एक अभिन्न अंग है। संसद के 3 अंग हैं। कौन कौन से हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या है? संसद का एक अभिन्न अंग है, इसलिए वो अध्यादेश भी जारी कर सकता है। उसके लिए बैठक भी बुला सकता है, संयुक्त बैठक भी बुलाएगा, है ना। इन सारे कार्यों को, विधायी कार्यों को कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति की कार्य एवं शक्तियों के बारे में किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 53 में बताया गया। इसके बाद आता है अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में, यानी इसके निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है? इसमें लेता है लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, इनके निर्वाचित सदस्य। राज्य विधान सभा, लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभाएं, जो हमारे भारत में 28 राज्य हैं, उन सभी राज्यों में जो विधानसभाएं हैं उनके निर्वाचित सदस्य। इसमें ध्यान रखना है कि तीनों के क्या होंगे? निर्वाचित सदस्य, ना कि मनोनीत सदस्य। कौन से सदस्य हो जाएंगे? निर्वाचित सदस्य। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है? लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। और इसमें एक और होता है दिल्ली एवं पुडुचेरी, ये केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन इनमें क्या है? इनमें विधानसभा है। दिल्ली एवं पुडुचेरी के विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। किसमें? राष्ट्रपति के चुनाव। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेगा? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और उसके बाद दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य। तो इतने लोग लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग, और ये किस में लिखा है? अनुच्छेद 54 में लिखा है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति के बारे में लिखा है, यानी किस प्रणाली के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव होगा।
तो ये राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो किस प्रणाली के अनुसार होता है? ये होता है अप्रत्यक्ष रूप से। कैसे होता है इस राष्ट्रपति का चुनाव? कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष एकल संक्रमणीय। कौन सा है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ये होता है राष्ट्रपति के चुनाव की रीति। जो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली होती है वो ये होती है अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व से होता है राष्ट्रपति का चुनाव। अब अगर इसके बारे में, पूरे के बारे में जानना है कि राष्ट्रपति का चुनाव में जो वोट डालते हैं उनके वोटरों की वोट वैल्यू कैसे निकाली जाती है, आपने अगर टीवी में कभी राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में सुना होगा, 15 अगस्त को या 26 जनवरी को राष्ट्रपति के बारे में बताते हैं, तो फिर या राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है, जब द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनाएगी, तो उस टाइम पे आप लोग देखते होंगे कि राष्ट्रपति के बारे में टीवियों पे बताया जाता है कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उसमें एक सांसद की या एक विधायक की वोट वैल्यू होती है, ये वोट वैल्यू कैसे निकाली जाती है, इन सब के बारे में जानना है तो हम इसके लिए भी बता दे रहे हैं अभी इनके बारे में। अब देखो इनका चुनाव कैसा होता है? अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व से होता है ना। अब देखो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, आप लोग पहले उसको समझ लो। राष्ट्रपति के चुनाव में देखो पहले तो संसद के 2 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लोकसभा, आपको ऐसे ही लिखना जैसे हम लिख रहे हैं, और कौन होता है? राज्यसभा। राष्ट्रपति के उसमें संसद के दोनों सदन भाग लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अब लोकसभा के सदस्य कितने हैं? 533, और राज्यसभा के सदस्य कितने हैं? 233। ये कौन से सदस्य हैं? ये निर्वाचित सदस्य हैं, मनोनीत नहीं है, ये सदस्य हैं निर्वाचित। अब निर्वाचित सदस्य ये टोटल कितने हो गए संसद से? संसद में कौन बैठते हैं? राज्यसभा और लोकसभा में सांसद। संसद में कौन बैठते हैं? सांसद, जिनको हम कहते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो संसद में कुल कितने सदस्य बैठते हैं? एमपी बैठते हैं 776 एमपी। कितने बैठते हैं एमपी? 776। अब इसके चुनाव में और कौन कौन भाग लेता है? देखो ये लिखा था, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ये दोनों हो गए इसके। अब है राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी जो राज्य का विधानमंडल होता है, विधानमंडल, इसका जो एक भाग होता है विधानसभा। क्या भाग होता है राज्य विधानमंडल का? विधानसभा और विधान परिषद, राज्यों की विधानसभा और विधान परिषद। अब देखो परिषद, चूंकि भारत के वर्तमान में विधान परिषद जो है वो मात्र भारत के 6 राज्यों में है, इसलिए विधान परिषद को क्या कर दिया? एक साइड कर दिया गया कि आप इसके राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। अब कौन लेगा? केवल विधानसभाएं लेगी। विधानसभाएं जिन जिन राज्यों में होंगी, भारत के 28 राज्यों में विधानसभाएं हैं, तो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य क्या करेंगे? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। अब इसमें जो देखो लिखा है अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। आनुपातिक का मतलब है कि जो 28 राज्यों की विधानसभाएं हैं, इनके जो सदस्य हैं, उनकी जो वोट वैल्यू हो वो हमारे संसद के 776 लोगों के बराबर हो। अब हमारे पूरे देश में हमारे पूरे जो देश में विधानसभाओं के जो सदस्य हैं, विधायक हैं, विधानसभा में कौन बैठेंगे? विधायक। लोकसभा राज्यसभा में कौन बैठेंगे? सांसद। जो हमारे देश के पूरे राज्यों के 28 राज्यों की विधानसभाओं के जो सदस्य हैं, विधायक हैं, उनकी जो टोटल संख्या है वो कितनी है? वो है 4000। कितनी है? 4000। अब इनकी 4000 की वोट वैल्यू हमें किसके बराबर करनी है? 776 के। क्यों? क्योंकि संसद के जो सांसद हैं वो 776 हैं और इनके विधायक जो हैं वो है कितने? 4000। अब देखो एक विधायक की वोट वैल्यू कैसे निकालते हैं? एक विधायक की वोट वैल्यू बराबर होता है, जैसे मान लो उत्तर प्रदेश की आपको वोट वैल्यू निकालनी है, तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है? 22 करोड़। कितनी है? 22 करोड़। अब 22 करोड़ में उत्तर प्रदेश की विधानसभा सदस्य संख्या कितनी है? 403।
403 विधानसभा सदस्य हैं उत्तर प्रदेश में, और विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है पूरे राज्य की? 22 करोड़। अब इसमें क्या करना है, 1/1000 का भाग देना, यानी राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य के विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या गुणा 1000। राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या गुणा 1/1000 गुणा 1/1000। ये आ गई आपकी एक विधायक की वोट वैल्यू। यानी अगर हम इससे इसको काटेंगे तो इसका कितना निकलेगा, इसका निकलेगा लगभग 208। कितना निकलेगा? 208 निकलेगा। अब एक विधायक की, उत्तर प्रदेश के एक विधायक की वोट वैल्यू कितनी है? 208। अब अगर 403 विधायकों की वोट वैल्यू निकालेंगे उत्तर प्रदेश की तो कितनी निकलेगी? लगभग 85,000। कितनी निकलेगी? लगभग 85,000 निकलेगी। यानी उत्तर प्रदेश विधानसभा की जो वोट वैल्यू है राष्ट्रपति के चुनाव में वो कितनी है? 85,000। इस प्रकार से अब जैसे सिक्किम का निकाले तो सिक्किम के एक विधायक की जो वोट वैल्यू है वो कितनी है? 7 है, और वहां पर टोटल विधायक कितने होते हैं? 35। यानी ये लगभग 233 के लगभग जाकर के पहुंचती। यानी सिक्किम की पूरी विधानसभा की वोट वैल्यू कितनी होगी? 233। और उत्तर प्रदेश की पूरी विधानसभा की वोट वैल्यू कितनी होगी? 85,000। इसीलिए उत्तर प्रदेश को किंग मेकर भी कहा जाता है। अब समझ में आई? यानी उत्तर प्रदेश इस प्रकार से अगर हम सभी राज्यों की वोट वैल्यू निकालेंगे, सभी विधानसभाओं की, तो टोटल जो विधानसभाओं की वोट वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी जाकर के आपकी 5,42,200। कितनी निकलेगी? 5,42,200। अब इस वोट वैल्यू को, यानी पूरे देश की राज्य विधानसभाओं की वोट वैल्यू को अगर हम लोग सांसदों की संख्या से भाग दे देंगे, सांसद कितने हैं? 776, तो निकल आएगी हमारे एक सांसद की वोट वैल्यू। अब 776 से अगर 5,42,200 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा लगभग आपका 700। अब अगर 700 विधायकों 700 सांसदों की वोट वैल्यू निकालेंगे, 776 को गुणा करेंगे तो फिर क्या निकलेगा? लगभग 5,42,000 ये भी निकलेगा। यानी इन दोनों की वोट वैल्यू, विधायकों और सांसदों की वोट वैल्यू कैसी होगी? बराबर होगी। 5,42,000 इसकी भी वोट वैल्यू होगी, किसकी? 28 राज्यों की विधानसभाओं की, और 5,42,000 संसद के सदस्यों की वोट वैल्यू भी होगी। इन दोनों की वोट वैल्यू बराबर करने का मतलब इसीलिए कहा गया है कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। कौन सी? समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। यानी समान अनुपात होगा किसका? राज्य का भी होगा और केंद्र का भी होगा। किसके चुनाव में? राष्ट्रपति के चुनाव में। अब बात समझ में आई? चलो अब आगे देखते हैं। इसके बाद क्या है? इसके बाद है राष्ट्रपति के पद अवधि के बारे में। अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 में क्या कहा गया है? राष्ट्रपति के पद अवधि के बारे में। यानी राष्ट्रपति की पद अवधि कितनी होगी? राष्ट्रपति अपने पद, जिस दिन अपना शपथ लेता है, जिस दिन उसका निर्वाचन होता है, जिस दिन वो शपथ लेता है अपने पद की, उसी दिन से आने वाले 5 सालों तक वह अपने पद पर रहता है। लेकिन अगर दूसरा राष्ट्रपति चुनकर नहीं आता है तो वो कुछ समय के लिए और भी आगे बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रपति एक से अधिक बार भी चुना जा सकता है। भारत में राष्ट्रपति जो एक व्यक्ति बन सकता है वो एक से अधिक बार भी बन सकता है। राष्ट्रपति की पद अवधि 5 वर्ष की होती है, लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो अपने पद से समय से पहले भी त्यागपत्र दे सकता है। और त्यागपत्र किसे देगा? उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देगा। किसे देगा? उपराष्ट्रपति को। अगर उपराष्ट्रपति नहीं है, बाई चांस अगर उपराष्ट्रपति नहीं होगा तो फिर किसको जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगर मान लो मुख्य न्यायाधीश भी ना हो उस समय तो फिर कौन जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश। यानी सर्वोच्च न्यायालय में जो सबसे बड़ा न्यायाधीश होगा उसको दे दिया जाएगा किसका पद? राष्ट्रपति का पद। और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कार्यवाहक राष्ट्रपति। क्या कहते हैं? कार्यवाहक राष्ट्रपति। भारत के जो पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति थे वो थे वीवी गिरी।
भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? वी गिरी थे। तो इसके बाद आती है बात राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के बारे में, यानी पुनर्निर्वाचन और योग्यता। राष्ट्रपति पद के लिए जो योग्यता होती है ये किसमें है? अनुच्छेद 58 में कहा गया है कि राष्ट्रपति किसको बनाया जाएगा, राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता क्या होगी। तो सबसे पहली जो योग्यता है राष्ट्रपति पद के लिए वो तो है भारत का नागरिक हो। सबसे पहला है भारत का नागरिक हो। दूसरा है लोकसभा सदस्य बनने के योग्य हो। क्या हो? लोकसभा सदस्य बनने के योग्य हो, लोकसभा सदस्य बनने के योग्य हो। तीसरा है इसकी योग्यता जो है, तीसरी योग्यता है कि पागल या दिवालिया ना हो, पागल या दिवालिया ना हो, पागल या दिवालिया ना हो। और चौथा है किसी लाभ के पद पर ना हो। क्या ना हो? किसी लाभ के पद पर ना हो। राष्ट्रपति के लिए ये चार योग्यता होनी चाहिए कि वो भारत का नागरिक हो, दूसरा लोकसभा का सदस्य हो, तीसरा पागल या दिवालिया ना हो, चौथा किसी लाभ के पद पर ना हो अर्थात किसी सरकारी नौकरी में ना हो, है ना। देश में जो मंत्री परिषद होती है, मंत्री पद होता है, विधायक, सांसद, ये लाभ के पद नहीं माने जाते। तो इन ये योग्यताएं तो खैर सबके पास होती हैं। तो इसका मतलब हर व्यक्ति राष्ट्रपति बनने के योग्य हो जाएगा? नहीं, इसके लिए 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक, यानी संसद के 100 सदस्य इसके समर्थन में हो, संसद के 100 सदस्य इसके समर्थन में हो। और जब 100 सांसद अगर तुम्हारे समर्थन में आएंगे तो इसका मतलब है कि तुम्हारा राजनीतिक बैकग्राउंड बहुत अच्छा होगा, तभी आपके पास आपके समर्थन में 50 अनुमोदक 50 प्रस्तावक संसद से उठ करके आएंगे, है ना। तो यहीं से जो आम आदमी के राष्ट्रपति बनने का जो सपना होता है वो टूट जाता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए 50 अनुमोदक चाहिए और 50 प्रस्तावक चाहिए, संसद के सदस्य चाहिए, 50 अनुमोदक के रूप में 50 प्रस्तावक के रूप में। यानी जो आपका प्रस्ताव लेकर के जाएंगे निर्वाचन आयोग के पास कि ये व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए आया है, वो 50 लोग होने चाहिए और 50 लोग आपका समर्थन करने के लिए होना चाहिए, झंडा ऊंचा करने के लिए कि हाँ हम इनके पक्ष में हैं। 50 लोग वो होने चाहिए। अनुमोदक का मतलब हो गया समर्थन करने वाले और प्रस्तावक का हो गया मतलब आपका प्रस्ताव लेकर के जाने वाले, ठीक है ना। तो ऐसे 100 लोग चाहिए आपका समर्थन करने के लिए, संसद के सदस्य। तो ये होती है राष्ट्रपति पद की योग्यताएं। अब इसके बाद होती है शपथ। अनुच्छेद 60 में दिया गया है शपथ के बारे में कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा। तो राष्ट्रपति को जो शपथ है वो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा राष्ट्रपति को शपथ। और उसके बाद आता है राष्ट्रपति को हटाने के बारे में, यानी राष्ट्रपति को हटाया कैसे जा सकता है। तो राष्ट्रपति को महाभियोग प्रस्ताव पास करके हटाया जा सकता है। अगर राष्ट्रपति देश में संविधान विरोधी काम करता है, अगर भाई ऐसा तो नहीं है कि राष्ट्रपति प्रथम नागरिक हो गया तो वो सबसे ऊपर हो गया, नहीं, हमारे संविधान में इसके लिए भी प्रावधान है कि अगर राष्ट्रपति भी संविधान विरोधी काम करेगा तो उसको भी हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है? संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाकर उसको बहुमत से पास करेंगे। कितने बहुमत से? 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को पास करवाकर हटाया जा सकता है। लेकिन जब ये प्रस्ताव संसद में लाना होगा इसके लिए प्रावधान है कि 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इसके बारे में सूचित किया जाएगा। राष्ट्रपति को इसके बारे में सूचना दी जाएगी कि आपके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव आ रहा है, इसलिए आप या तो खुद ही त्याग पत्र दे दो या फिर हम प्रस्ताव ला करके पास करवा के आपको हटा देंगे। अगर राष्ट्रपति खुद त्याग पत्र दे देते हैं तो वो पद से हट जाएंगे, अगर नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ 14 दिन बाद महाभियोग प्रस्ताव संसद में पेश किया जाएगा। और अगर प्रस्ताव वो 2/3 बहुमत से पास हो गया तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाएगा। ये महाभियोग प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में लाया जा सकता है। लोकसभा में भी पहले लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी पहले लाया जा सकता है। ये किसी भी सदन में लाया जा सकता है। तो ये तो थी बातें राष्ट्रपति के बारे में जो हमने आज जानी।
राष्ट्रपति के बारे में संपूर्ण डिटेल आज हम लोगों ने देख ली कि किस प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राष्ट्रपति के पास कौन कौन शक्तियां होती हैं, राष्ट्रपति के पद का निर्वाचन किस विधि के द्वारा होता है, उसकी वोट वैल्यू कैसे निकाली जाती है। आज हमने इन सब के बारे में जानकारी ली। अगर कहीं पर भी वीडियो में समझ में ना रहा हो तो वीडियो रोक करके पॉज करके पीछे का वापस से देख लो। जब आप इस वीडियो को 2-3 बार देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि राष्ट्रपति के बारे में क्या क्या बोला है सर। चलिए